नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात की शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति में अपराध के मिलावट से, जिसने आज फिर से बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है और विपक्ष के रूप में भाजपा हमलावर है और कह रही है कि यह जंगल राज 2 का आगाज है और इसका कारण है बिहार मंत्रिमंडल में बने मंत्रियों के नाम। नई सरकार के जो कानून मंत्री हैं उनका नाम है कार्तिकेय सिंह। इनके ऊपर अपहरण जैसा संगीन आरोप है जो कि अदालत में चल रहा है। इनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई हैं और हत्या की नियत से अपहरण करने का आरोप है जो कि अपने आप में एक गंभीर आरोप है। इनके खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है और कानूनन उन्हें अब तक गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था या उन्हें खुद आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। अदालत ने उन्हें 16 अगस्त तक थाने में जाकर खुद आत्मसमर्पण करने को कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में कानून मंत्री बनाया गया। जरा सोचिए कि जिस नेता पर अपहरण का केस चल रहा हो, जिसे 16 अगस्त को आत्मसमर्पण करना था, वह 16 अगस्त को राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहा था, वो भी कानून मंत्री की शपथ। शायद यह राजनीति में सुशासन और शुचिता को दिखाता है। कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट 19 फरवरी 2022 को जारी हुआ था। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह पर आईपीसी के 363, 64 और 65 सड़ीके धाराएं लगाई गई, जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कार्तिकेय सिंह एमएलसी हैं और उन्हें राजद कोटे से मंत्री बनाया गया है और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार इन्हें अब तक मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकाल पाए। यह केवल नीतीश कुमार की लाचारी को दर्शाता है। जब मंत्रिमंडल के मुखिया नीतीश कुमार जी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं। इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि आप जिसे अपनी कैबिनेट में कानून मंत्री बना रहे हैं, जिस पर किडनैपिंग का केस चल रहा है और सुशासन बाबू को इस बात की जानकारी ना हो। नीतीश कुमार के नए कैबिनेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कानून मंत्री हैं उन पर किडनैपिंग का केस चल रहा है, जो कृषि मंत्री हैं वो चावल घोटाले का आरोपी हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर कारतूस रखने का मामला दर्ज है। इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़ा गया था। ये तीनों राजद कोटे से मंत्री बनाए गए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी पर जब भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ा था, तब उन्हें उनके पद से अविलंब हटाया गया था। अब जब नए मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और अपराध के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो नीतीश कुमार की चुप्पी और यह कहकर पल्ला झाड़ना कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, केवल उनकी लाचारी को ही दर्शाता है। नए गठबंधन को लेकर अब वे कहीं न कहीं दबाव में दिख रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कहा था कि यदि नीतीश कुमार 77 विधायकों वाली भाजपा का सामना नहीं कर पा रहे थे, दबाव में थे, तो फिर 79 विधायकों वाली आरजेडी के दबाव से वो कैसे निकल पाएंगे। अब तो उन्हें राजद के साथ कांग्रेस और अन्य दलों को भी संतुष्ट करके चलना होगा, जो कि अब कहीं से भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार संख्या बल के मामले में जदयू बहुत ज्यादा कमजोर है। देखिए, यह केवल नीतीश कुमार के कैबिनेट और बिहार की ही बात नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश को ही आपराधिक राजनीति का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से सभी राज्यों में दागी छवि वाले नेताओं की संख्या बढ़ी, क्योंकि आज के बहुसंख्यक नेताओं का उद्देश्य चुनाव जीतकर देश सेवा करने का नहीं, बल्कि सत्ता हासिल कर
हुकूमत करना और अपने आप को सुरक्षित करना होता है। अपने अपराधों और काली कमाई को छुपाने के लिए राजनीति से बढ़िया चादर कोई नहीं है। चुनावी सुधारों पर होने वाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहता है। फिर भी राजनीति का अपराधीकरण हमारे गौरवशाली भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष है, जिसके एहतियातन और मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए, किंतु इस संबंध में लिए गए सभी नीतिगत प्रयास आज तक केवल असफल ही हुए हैं। जबकि इसके उलट वर्तमान में हर एक राज्य की ऐसी स्थिति बन गई है कि राजनीतिक पार्टियों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्धा हो रही है कि किस पार्टी में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कितने उम्मीदवार बाहुबली हैं, कितने उम्मीदवार दबंग हैं, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अपराधियों का पैसा और बाहुबलियों का बाहुबल राजनीतिक पार्टियों को वोट हासिल करने में मदद करता है। देखिए, हमारे देश की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे स्पर्शी विषयों से प्रभावित होती है। इसलिए उम्मीदवार आपराधिक आरोपी की स्थिति में भी जाति, धर्म, धनबल और बाहुबल के कारण चुनाव जीतता था। लेकिन इसमें जनता से ज्यादा कानून व्यवस्था का दोष है। हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, ठीक उसी समय उसका काट भी तैयार कर लिया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। राजनीति के अपराधीकरण पर 90 के दशक में देश में खूब चर्चा हुई थी। तब के लोकसभा स्पीकर रवि राय ने 93 में गठित बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सदन पर रखने की बात कही थी, ताकि राजनीति के अपराधीकरण की सच्चाई लोगों और सदन के सामने आ सके। लेकिन किसी भी पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे का कारण यह था कि उस समय के गृह मंत्री को लगता था कि अगर बोहरा कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा हो गया तो सरकार गिर जाएगी। राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के प्रयास में सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाताओं को नापसंदगी का हक दिया, नोटा देकर एक ठोस पहल की थी। हालांकि वह भी नोटा वाला बटन महज ईवीएम मशीन में केवल संख्या बढ़ाने का काम करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कहानी वही है, चलनी दूसरे सुपवा के जेकरा में अपने 72 छेद। विधानसभा को छोड़ अगर संसद की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए। कुल 542 सदस्य चुनकर संसद पहुंचे, जिनमें 233 सांसद दागी पाए गए, यानी कि मौजूदा सदन में करीब 43% सांसद किसी न किसी अपराध के आरोपी हैं और 159 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है। उन पर डकैती, बलात्कार, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप हैं। तो सरकार कोई भी हो, कहीं के भी हो, उसे अपने दागी मंत्रियों और सहयोगियों के बारे में पता होता है। लेकिन सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी भी क्या करे? दागी नेताओं को मंत्री नहीं बनाने पर, पार्टी से निकालने पर या टिकट ना देने पर वह विरोध कर सकता है, पार्टी छोड़ सकता है, पार्टी विरोधी कार्य कर सकता है और अंत में सरकार भी गिर सकती है। और ऐसे राजनेताओं का मानना होता है कि लोकतंत्र भले ही दागी हो जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे कितनी बदनामी हो जाए, सरकार चलनी चाहिए। अब तो हालत यह हो गई है कि राजनेता बनने से पहले अपराधी बनना जरूरी होता है। आज के राजनीति में अपराधियों का केवल प्रभाव ही नहीं बढ़ा है, बल्कि इसे अगर दूसरे आयाम से देखा जाए तो राजनीति अपराधियों के लिए आरक्षित हो चुकी है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दागदार होते लोकतंत्र में
आज भी कई ऐसे राजनेता हैं जो ईमानदार छवि के हैं और जिनकी कार्यकुशलता लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन इस पहलू की चमक भी कहीं न कहीं दागी नेताओं के सामने फीकी पड़ने लगी। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है और विडंबना यह है कि राजनीति के अपराधीकरण के कारण स्वयं शब्द लोकतंत्र का भी विश्वास इस पंक्ति से उठ चुका है। आज के जनतंत्र और गणतंत्र के बीच खड़े हैं कुछ ईमानदार और सिद्धांतवादी राजनेता जो आज भी गांधी के आदर्शों पर चलते हैं, वरना मनी, माफिया और मसल्स तो कब के हमारे जनतंत्र को गणतंत्र में बदल चुके होते हैं। अंत में राजनीतिक शुचिता की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि उंगलियां उठाते रहते हैं सभी एक दूसरे पर, झांकते नहीं हैं पर कभी अपने गिरेबान में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिए।